A circular coil of radius 10 centimeter, 500 turns and resistance 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth's magnetic field. ये बोला कि किसी जगह पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर एक कॉइल को रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से एक कॉइल को रखा हुआ है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर मान लो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे इधर है जो इससे पास हो रहा है। ठीक है, कॉइल के लिए आपको कुछ चीजें बता रखी हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं, कितने हैं 500। इसकी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, और इसका जो प्लेन है, इसका जो प्लेन है कॉइल का वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कॉइल उसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, ऐसा बोला है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा कॉइल का वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर आएगा। और बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आ गई तो थीटा 0 है यहाँ पे। ठीक है, साथ में कॉइल का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 2 ओम। कितना है रेजिस्टेंस, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं इसको, यह है 2 ओम के बराबर। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। ये कॉइल ऐसे रखी हुई है और इसका जो वर्टिकल डायमीटर है, ये वाली जो लाइन है इसको आप वर्टिकल डायमीटर बोल सकते हो। तो इसके अराउंड इसको, मतलब इस डायमीटर के अराउंड इसको ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री से। अभी ये ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, जैसे इसको घुमाओगे 180 डिग्री से इसका एरिया वेक्टर पीछे आ जाएगा इधर। समझ रहे हो बात, कॉइल ऐसे रखी है, जैसे 180 डिग्री से घुमाओगे एरिया वेक्टर इधर। अब एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो उनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा 180 डिग्री। यानी कि पहले जो एंगल θ1 बोल देते हैं उसको वो 0 डिग्री था, अब वो हो चुका है 180 डिग्री हो चुका है। ये चीज समझ में आ गई क्या, ये बताओ। कॉइल को कैसे घुमाया, ऐसे घुमा दिया, उल्टा कर दिया। फिर इसने बोला अच्छा इसमें टाइम कितना लगा 0.25 सेकेंड, इसको मैं dt बोल रहा हूँ, वेरी स्मॉल टाइम है 25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। ठीक है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है और आपको पूछा है कि इस कॉइल में कितना ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। बिल्कुल आसान है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E = अगर कॉइल है तो N से मल्टीप्लाई करके लिखना N d∅dt, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कॉइल नहीं होती तो मैं E = -d∅dt फॉर्मूला यूज करता। ठीक है, d∅ मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको आप लिख सकते हो φ2 - φ1। φ2 मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स और φ1 मतलब इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। E = हम लिख देंगे -n। ये देखो φ2 को आप क्या लिख सकते हो, फाई का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का B डॉट ए या फिर BA cos थीटा। आप इसको लिखोगे BA cos थीटा। थीटा कितना है सेकंड केस में, क्योंकि फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है 180 डिग्री, माइनस पहले फ्लक्स होगा BA cos 0 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा dt आ जाएगा। cos 180 कितना होता है -1, तो ये माइनस BA बन जाएगा। इधर ये cos 0 1 होगा तो ये भी -BA होगा, तो -BA -2BA, ये माइनस बाहर ले जाओगे तो ये प्लस, और 2 बाहर लिख देता हूं NBA डिवाइडेड बाई dt। इतना समझ में आया क्या? तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 500, मैग्नेटिक फील्ड कितना 3 × 10⁻⁵, एरिया ऑफ द कॉइल कितना है, तो इसकी रेडियस दे रखी है 0.1 मीटर। एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा πr², ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 0 π × 0.1 का स्क्वायर कर दिया, ये एरिया आ जाएगा इससे, डिवाइडेड बाई dt जो कि 0.25 सेकेंड है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। साथ में आपको पूछा है कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल गया तो इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, ओम्स लॉ यूज कर दो। I = E/R, E मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, वोल्टेज को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं इसलिए E/R, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बताओ ये ईएमएफ की जो भी वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड करना है, देखो 2 ओम से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में? ये आएगा सॉल्व करने पे 37.68 × 10⁻⁴
वोल्ट। ठीक है, तो ये तो आया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 37.68 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये सॉल्व करोगे तो आएगा 18.84 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल perpendicular to its plane and directed into paper is varying according to the relation phi equal to 5t square plus 10t plus 5 milliweber. Calculate the EMF induced in the loop at t equal to 5 second. t equal to 5 second के अंदर उस कॉइल के अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से रिलेटेड है उसको लिख देते हैं, ये है 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 और आगे लगा हुआ है मिली वेबर। देखो वेबर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। मिली का मतलब है 10⁻³ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो टी वाली टर्म आ रही है इसके अंदर, इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब टाइम के साथ में ये चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ पे टाइम के साथ में ये चेंज हो रहा होगा क्योंकि टाइम का फंक्शन है ये। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा। आपको पूछा है कि t इक्वल टू 5 सेकंड के ऊपर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल टू होता माइनस d∅/dt। अब वैसे तो ये कॉइल की बात कर रहा है तो हमको यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, लेकिन अगर कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं हो तो आपको n की वैल्यू 1 ही पुट करनी है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, E इक्वल टू माइनस d/dt। फाइव की वैल्यू कितनी है 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 और मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3। डिफरेंशिएट करो इसको, ये आएगा 5, देखो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो t स्क्वायर का होगा 2t, 10t का 10 कांस्टेंट है, t का 1 होगा, कांस्टेंट का 0 होता है, इंटू 10⁻⁻3। बताओ आंसर क्या आएगा, यह आएगा 10t प्लस 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब लेकिन आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो ईएमएफ है ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये भी टाइम के साथ में बदलेगा। तो आपको कौन से टाइम पे पूछा जा रहा है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछा जा रहा है। तो इसमें t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 सेकेंड पुट कर देंगे। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 10⁻⁻3। बताओ आंसर क्या आएगा, ये बनेगा 60, यानी कि आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे ये माइनस का सिंबल भी आएगा तो ये माइनस का सिंबल भी आगे लगा दो, तो आंसर होगा माइनस 6 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। इन द गिवन फिगर ए बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स ए कंडक्टिंग लूप हैविंग ए कैपेसिटर। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर। जब मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा और उससे ये कैपेसिटर चार्ज होगा। तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस कैपेसिटर की कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है। मान लो कि ये कोई कैपेसिटर है और इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया सपोज करो। अब इधर से करंट बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा और इधर से होता हुआ वापस आ जाएगा। ये कौन सा करंट है जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं चार्जिंग करंट, जो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होता है। कौन सा करंट है ये, चार्जिंग करंट है ये। ठीक है, ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब कैसे चार्ज करेगा वो देखो, कैपेसिटर की जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ये हमको याद रखना है। या ऐसे याद रख सकते हो कि कैपेसिटर की जिस प्लेट से करंट एंटर करता है, चार्जिंग करंट कैपेसिटर की जिस प्लेट से एंटर करेगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस प्लेट से करंट बाहर निकलेगा उस पर हमेशा
नेगेटिव चार्ज आएगा। चलो अब इस डायग्राम पे आते हैं। मैग्नेट का कौन सा पोल पास में लाया जा रहा है यहाँ पे? नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लाएंगे तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए? इधर वाला जो फेस है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस मैग्नेट के पास आने का अपोजिशन करना है इस लूप को, तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए? नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए। मतलब इधर से देखने पे आपको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देनी चाहिए? नॉर्थ पोल कब डेवलप होता है? जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इधर से जो भी ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अब ये जो कॉइल है इसका डॉटेड लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जा रही है ये पीछे मानेंगे और ये वाला हिस्सा आगे निकला हुआ मानेंगे। तो यहाँ पे जो कॉइल है वो इस तरीके से रखी हुई है कि इसका कैपेसिटर वाला जो पोर्शन है वो तो पीछे की तरफ है और ये दूसरे वाला हिस्सा आगे निकला हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला हिस्सा तो आगे है और कैपेसिटर वाला हिस्सा पीछे की तरफ है ऐसे। और करंट क्या दिखना चाहिए इधर से देखने पे? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होना चाहिए ना। करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए ऐसे। तो ये जो सामने वाला हिस्सा है इसमें करंट ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें करंट नीचे आता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसे जाके ऐसा आना चाहिए। आया समझ में? अब कैपेसिटर की कौन सी प्लेट से करंट इंटर कर रहा है? ए से इंटर कर रहा है। कैपेसिटर की कौन सी प्लेट से करंट इंटर कर रहा है? ए से। तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा? देखो जिस प्लेट से करंट एंटर करता है उस पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ए पे आएगा पॉजिटिव और बी पे आएगा नेगेटिव। तो ए वाली प्लेट के ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव और बी वाली प्लेट के ऊपर आ रहा है नेगेटिव। क्लियर एकदम? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ डायग्राम आपको दिखा रखे हैं, 2 डायग्राम ये हैं और भी आगे डायग्राम है इसी क्वेश्चन के अंडर। तो इन सब में आपको क्या करना है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। 1 बाय 1 एक एक डायग्राम को देखते हैं। पहला वाला डायग्राम इस तरीके से है कि इसमें एक सोलेनोइड दिखा रखी है, उसके पास में एक मैग्नेट जा रही है। मैग्नेट का कौन सा पोल पास जा रहा है? साउथ पोल पास जा रहा है, ठीक है। सोलेनोइड इस तरीके से रखी है कि ये जो डॉटेड लाइन है, देखो ये डॉटेड लाइन से इसका एक पोर्शन दिखा रखा है, ये पीछे की तरफ माना जाएगा, और ये जो सॉलिड लाइन से आपने सोलेनोइड को दिखा रखा है ये आगे निकला हुआ पोर्शन है। इस तरीके से इसको रखा हुआ है। अब मैग्नेट का साउथ पोल पास जा रहा है तो इधर क्या डेवलप होना चाहिए? साउथ पोल पास जाएगा तो साउथ पोल डेवलप होगा, और साउथ पोल डेवलप होने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। इधर से जो भी पर्सन देख रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देनी चाहिए, मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई देगा। तो ये करंट ऐसे जाके इधर से क्यू वाले सिरे से बाहर निकलेगा, फिर आर से होता हुआ वापस आ जाएगा, फिर इस तरीके से पूरे लूप के अंदर या पूरी सोलेनोइड के अंदर फ्लो होगा। आया समझ में? अच्छा, सोलेनोइड का ये वाला फेस अगर साउथ पोल बन रहा है तो ये वाला फेस क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। ये ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिकली इधर साउथ पोल डेवलप हो रहा है तो उधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है। सेकंड वाला डायग्राम देखो, इसमें हम 2 सोलेनोइड को इस मैग्नेट के दोनों साइड में रखे हुए हैं और मैग्नेट का साउथ पोल पहले वाले सोलेनोइड की तरफ जा रहा है। अगर साउथ पोल इसकी तरफ जा रहा है तो इधर क्या डेवलप होगा? साउथ पोल डेवलप होगा। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इधर से देखने पे क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इस तरीके से आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देगी। अब इसी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस वाली सोलेनोइड के इस वाले फेस से दूर जा रहा होगा। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो कि इधर है, इस पोल को देखना है इस साइड में, नॉर्थ पोल इस सोलेनोइड से दूर जा रहा होगा। तो ये सोलेनोइड इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगी कि वो इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोजिशन करेगी, मतलब इसको वापस से अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करेगी तो इधर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और अगर इधर साउथ पोल डेवलप होगा तो इधर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो आप चाहो उधर से करंट की डायरेक्शन देख लो, उधर से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगी, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, है ना, इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा। आया समझ में? अगर इधर से कोई पर्सन इस सोलेनोइड को देखेगा तो उसको करंट की डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज दिखेगी, और कोई इधर से देखेगा उसको दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी समझ में आया क्या डायग्राम? ठीक है। एक चीज याद रखनी है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट पास आ रही है किसी भी कॉइल के या किसी भी लूप के तो उधर सेम पोल डेवलप होगा। जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा ताकि वो उसके पास आने का अपोजिशन करे, और अगर दूर जा रही है मैग्नेट तो अपोजिट पोल डेवलप होगा हमेशा। नॉर्थ पोल दूर जाएगा ना मैग्नेट का, ठीक है, जो पोल कॉइल की तरफ है
बस वही देखना है आपको। ऐसे तो मैग्नेट में दोनों पोल ही होते हैं, लेकिन कौन सा वाला देखना है जो लूप की तरफ है। तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इधर साउथ पोल डेवलप होगा, अपोजिट पोल डेवलप होगा। ठीक है, अगला डायग्राम है, उसके अंदर दो लूप आपको दिखा रखे हैं। पहले वाले लूप से एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जिससे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीके से ये करंट जा रहा है और ऐसे होता हुए वापस आएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टैपिंग की जस्ट क्लोज। टैपिंग की इस वाली की को बोलते हैं, ऐसी जो की होती है ना उसको बोलते हैं टैपिंग की। और ये वाली जो की होती है इसकी खास बात ये होती है कि जब इसको क्लोज किया जाता है तो ये सर्किट ऑन होता है, और जब इसको ओपन किया जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे टैपिंग की जस्ट क्लोज का मतलब है इसको ऑन किया ही है हमने, और जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे तो सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ये जो वर्ड यूज किया ना इसने जस्ट क्लोज्ड, ये इसलिए यूज किया है क्योंकि स्विच ऑन करते ही देखना आपको, ऑन करते ही करंट बढ़ रहा होगा, और करंट बढ़ेगा तो ये सोलेनोइड सॉरी ये जो कॉइल है ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर करंट इंक्रीज होगा तो ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो देख लो पहले। जैसे अगर मैं इधर से देख रहा हूं मान लो इस वाली कॉइल को, तो इस कॉइल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ है क्योंकि एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से ड्रॉ कर रखी है। तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे निकला हुआ है, और मुझे करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर दिखेगी? क्लॉकवाइज दिखेगी मुझे करंट की डायरेक्शन। जिस भी कॉइल में या जिस भी सोलेनोइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है उसमें जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लेंगे, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि ये वाला जो लूप है ये इसके पास ही रखा हुआ है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस लूप से भी पास होगा, क्योंकि ये पहला लूप एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ, उसके पास ही दूसरा लूप रख दिया तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इससे भी क्रॉस करके जाएगा, इसके अंदर से भी पास होगा। तो इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस करंट के अकॉर्डिंग या मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, स्विच ऑन किया तो करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ही इस लूप से पास हो रहा है, इसका मतलब इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? तो लेंज ने क्या बोला था? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस टाइप से होती है कि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे सोच के बताओ कि इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या है? इस सेकंड वाले लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसका इंक्रीज होना। अगर वो इंक्रीज ही नहीं होता, वो कांस्टेंट होता, तो क्या इसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो पाता? नहीं। सेकंड वाले लूप में इसलिए करंट इंड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये सेकंड लूप इस टाइप से करंट प्रोड्यूस करेगा या इसमें इस टाइप से करंट इंड्यूस होगा ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। आपको हमेशा उस रीजन को देखना है जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसका अपोजिशन करना है। तो यहाँ पे रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिशन करने के लिए ये वाला जो लूप है ये क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। पहला लूप अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड लूप इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड करंट है उसको क्या करना है? उस रीजन का अपोजिशन करना है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करने के लिए सेकंड वाला लूप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होता तो ये लूप सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ताकि उस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन हो पाए। भाई कोई चीज अगर बढ़ रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे? घटा के। और अगर कोई चीज घट रही है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे? उसको बढ़ा के। तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट करता है। अब ये वाला जो लूप है ये इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है
तो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब कर लो, तो फिंगर्स आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बता देंगी जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। बताओ कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है, तो इसमें करंट ऊपर जाएगा और सामने वाले हिस्से में करंट नीचे आएगा। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा। आया समझ में, ये भी क्लियर एकदम। इसी टाइप का सा डायग्राम दूसरे वाले केस में आपको दिखा रखा है। इसमें भी आपको दो लूप दिखा रखे हैं। इस वाले लूप से एक बैटरी कनेक्टेड है और एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। अब ये रियोस्टेट क्या है पहले इसको समझ लो। रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर को बोलते हैं जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इस टाइप का इसका सिंबल होता है, सर्किट सिंबल। ये जो बैटरी है ये सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी। अगर इस करंट को कम ज्यादा करना है तो इस रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस चेंज करके। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा वो समझो। जो रियोस्टेट है ना उसका करंट मतलब उससे रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। अगर आप इस की को देखो, ये वाली जो की है ना, इस की को अगर आप इधर खिसका देते हो, इस की को आप इधर खिसका देते हो, इधर ये खिसक सकते हैं इसके ऊपर, तो जब आप इसको इधर खिसकाओगे तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके आना पड़ेगा। आगे वाले पोर्शन में करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से होता हुआ इधर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। आगे ये खुला हुआ सिरा है ना, इसमें करंट नहीं जाएगा। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। तो करंट इधर से चला, इधर से होते हुए रेजिस्टेंस से होते हुए इधर से ऐसे बाहर निकल के आ गया। अगर मैं इस की को इधर खिसका देता हूं तो करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस में से होके जाना पड़ेगा, और अगर इस की को मैं इधर खिसका देता हूं, इस की को इधर, तो करंट कम रेजिस्टेंस में से होके सीधा बाहर निकल जाएगा। तो याद रखना है कि अगर आप इस की को इधर वाले सिरे की तरफ, जो सिरा सर्किट में जुड़ा हुआ ना, इसकी तरफ अगर खिसकाते हो तो हमेशा रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ओपन एंड की तरफ आपने इसको खिसकाया तो रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। तो इस डायग्राम के अंदर सिर्फ ये बता रखा है कि रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, मतलब रियोस्टेट की सेटिंग अपन चेंज कर रहे हैं। इसको इधर एरो का सिंबल लगा के दिखा रखा है। ये जो क्लोज एंड है, मतलब जो सर्किट में जुड़ा हुआ सिरा है, उधर खिसकाया जा रहा है। तो बताओ इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो क्लोज एंड की तरफ अगर खिसकाते हैं जो की को तो रेजिस्टेंस घटता है। अगर आप रेजिस्टेंस को घटा रहे हो सर्किट में, तो इससे सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस घट रहा है सर्किट का, तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, और करंट बढ़ेगा तो ये लूप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा वो भी बढ़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में ये लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसको देखो कौन सी डायरेक्शन में इसमें करंट है। ये देखो, ये ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे ऊपर गया फिर ये नीचे आया, और एक्सिस वाली लाइन इस पोर्शन के ऊपर से जा रही है। ये पीछे की तरफ मानेंगे, ये आगे निकला हुआ मानेंगे। तो आगे वाले हिस्से में करंट ऊपर जा रहा है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें करंट नीचे आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन बनी है, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से जो भी देख रहा होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ये लूप प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब बाकी कहानी सेम है। आपको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है सर्किट का, जिससे करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अब ये वाला जो लूप है ये इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा ताकि वो इस इंक्रीज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करे, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड आगे जाके इससे पास हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे इसमें करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उस करंट को किस टाइप से फ्लो होना चाहिए, ताकि वो उस रीजन का अपोजिशन करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो रीजन क्या है यहाँ पे, करंट के इंड्यूस होने का रीजन बताओ। रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। तो उसको अपोज कैसे करेगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। ये वाला जो लूप है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस वाले लूप के। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट किधर होना चाहिए, तो थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर लो। फिंगर जिस डायरेक्शन में घूम रही है वही करंट की डायरेक्शन है। ये घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब इस लूप में करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पीछे वाला हिस्सा है, एक्सिस वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है ना, तो ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे की तरफ है। तो करंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वाले लूप के अंदर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर एकदम। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है
टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब सर्किट को ऑफ किया जा रहा है, ऑफ करेंगे ना इसको तो सर्किट में करंट घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, ऑफ किया है ना सर्किट को। देखो करंट पहले कैसे जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, ऐसे ऐसे सोलेनोइड में होता हुआ इस तरीके से इधर से बाहर निकलेगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन टैपिंग की जस्ट रिलीज मतलब जस्ट इसको ऑफ किया ही है, जस्ट ऑफ किया ही है, इसका मतलब सर्किट में करंट डिक्रीज हो रहा होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो जिस डायरेक्शन में इसमें करंट दिखा रखा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, करंट है, इधर से देखने पे करंट क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब इधर पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये जो सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी ये इस तरीके से लेफ्ट से किधर होगा, राइट की तरफ होगा। आया समझ में, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है सोलेनोइड के लिए और आपको थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो सेकंड सोलेनोइड पास में रखी हुई है इसको किस तरीके से करंट इंड्यूस करना चाहिए ताकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाए। सेम डायरेक्शन में कोई चीज घट रही होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे, उसको बढ़ा के। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो घट रहा है, तो घटने का अपोजिशन करने के लिए, कम होने का अपोजिशन करने के लिए, यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, कम होने का अपोजिशन कैसे होगा, उसको बढ़ा के, तो बढ़ाने के लिए ये वाला जो लूप है ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इसमें करंट किधर फ्लो होना चाहिए, तो करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सेकंड सोलेनोइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट इंड्यूस होगा तभी ये इस मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने का अपोजिशन कर पाएगा। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन दिखानी है। आया समझ में ये भी, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला केस है इसमें आपको बता रखा है कि एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ और लिखा हुआ करंट डिक्रीजिंग एट ए स्टेडी रेट, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है लूप इस वायर में और ये करंट टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। स्टेडी रेट का मतलब है कांस्टेंट रेट से घट रहा है, करंट ऊपर की तरफ है और ये लगातार घटता जा रहा है। एक लूप है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लूप रखा हुआ है, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में इस लूप को रख दिया और पूछा है कि बताओ इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, इस लूप में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। कैसे चेक करेंगे, पहले इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ड्रॉ करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो। वायर के लिए क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, तो फिंगर्स आपको जिस डायरेक्शन में कर लोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे ऐसे। तो इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वायर के चारों तरफ जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से प्लेन में, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में, उसी प्लेन में लूप रख दिया हमने। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, ये तो इसके पैरेलल हो गए ना। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एरिया से कब पास हो पाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करके जा पाती है। तो यहाँ पे इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, जीरो, हमेशा ही जीरो रहेगा, चाहिए करंट बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है इस लूप को, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। जीरो भी तो कांस्टेंट ही है, हमेशा ही जीरो है, इसका मतलब कांस्टेंट है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जीरो रहेगा। तो इस लूप के अंदर कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। जो इंड्यूस्ड करंट है ना, आई मतलब क्या है, इंड्यूस्ड करंट, वो रहेगा जीरो, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट इस लूप के अंदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो जीरो बना हुआ है, हमेशा चेंज ही नहीं हो रहा। वो जीरो से या तो बढ़ना चाहिए या ज्यादा है तो घट के जीरो होना चाहिए, या मतलब कम ज्यादा होना चाहिए, यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा इसमें। क्लियर है एकदम, सारे एग्जाम्पल समझ में आए क्या। अब ये सीबीएसई 2012 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द क्लोज लूप PQRS is moving into a uniform magnetic field acting at right angle to the plane of the paper as shown in figure. State the direction of the induced current in the loop.
ये एक लूप आपको दिखा रखा है, लूप का नाम है PQRS, और इसको हम सपोज करो v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको लाया जा रहा है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इस कॉइल के अंदर या इस लूप के अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आपको देख के बताना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करवा रहे हैं। तो पहले तो ये चेक करो कि इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो पाता है। देखो जब आप इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाओगे तो अभी इससे जीरो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा इससे मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जैसे ही लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर या इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन किस हिसाब से देखनी है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस कॉइल के अंदर या इस लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो इस टाइप से होगी कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। किसका अपोजिशन करे, मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। अब कोई चीज अगर इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे करोगे, उसको डिक्रीज करके। तो ये जो लूप है इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसका अपोजिशन करने के लिए ये जो लूप है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका उल्टा मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस लूप को प्रोड्यूस करना है। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको थंब करना है। फिंगर्स के घूमने की जो डायरेक्शन होगी वो आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो कौन सी डायरेक्शन में होगा बताओ, ये है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो लूप है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अच्छा ये लूप अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा होता, तो अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता और यहां से बाहर जा रहा होता तो इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा, उसको इंक्रीज करके। तो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता, यानी कि इनवर्ड। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए राइट हैंड थंब रूल के लिए, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए। देखो फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखो कैसे घूम रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जब लूप बाहर जा रहा होता तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटल रिंग्स 1 and 2 laying in the same plane where current I in the wire is increasing steadily। ये बोल रहा है कि ये रिंग और ये वायर ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेन में ये रखे हुए हैं, और ये जो वायर है इसमें जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टेडिली इंक्रीज हो रहा है, मतलब लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो करंट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। आपको बताना है कि इन दोनों रिंग्स के अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। अब इस टाइप की क्वेश्चंस में क्या करना है, करंट की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले वो पता करो। तो जिस डायरेक्शन में वायर में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को पॉइंट कर लो। जिस डायरेक्शन में करंट है वायर में उस डायरेक्शन में राइट हैंड थंब को पॉइंट करना और फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखनी है। जिस डायरेक्शन में वायर के चारों तरफ फिंगर्स घूम रही होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो करंट इधर जा रहा है, थंब को मैंने इधर पॉइंट किया, ये फिंगर्स देखो ऐसे घूम रही है, नीचे तो ये इनवर्ड जा रही है ऐसे, और ऊपर से घूम के ये आउटवर्ड आएंगे। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उधर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और नीचे जो पोर्शन है उधर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वायर के अंदर जो करंट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो इस वायर में जो करंट है अगर उसको इंक्रीज किया जाएगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा। भाई सिंपल सी बात है, करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो जब ये करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में जो करंट है उसी से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो करंट बढ़ेगा तो
मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो उसका अपोजिशन कैसे होता है, कोई चीज अगर बढ़ती है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इन मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा। तो अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका अपोजिशन कैसे होगा, उसको डिक्रीज करके। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड। तो इसको डिक्रीज करने के लिए ये वाली जो रिंग है ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इनवर्ड मतलब ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको थंब को इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई कि इनवर्ड होनी चाहिए। अब फिंगर्स के घूमने की डायरेक्शन देखनी है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ऊपर वाली रिंग के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। और नीचे वाली कॉइल में, अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है और इनवर्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, तो उसका अपोजिशन कैसे होगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। तो थंब को आउटवर्ड पॉइंट कर लो। अब फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे वाली जो रिंग है उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। इस तरीके से देखना है। ऊपर वाली रिंग के अंदर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नीचे वाली रिंग के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, आया समझ में ये। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बड़ा है, मैं वैसे समझा देता हूं इसको कि इस क्वेश्चन में ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि किसी जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक है। ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू b वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू 2b वाला पॉइंट है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से वाले रीजन में है, सिर्फ x इक्वल टू 0 से b तक है। और कौन सी डायरेक्शन में है, तो डॉट यहाँ पे दिखा रखे हैं, इसका मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और सिर्फ इतने इतने रीजन के अंदर है। इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। फिर इसने ये बोला कि एक रोड है हमारे पास, मान लो उसकी लेंथ है l, और इस रोड को हम पहले x इक्वल टू 0 पे रखते हैं और उसके बाद में इसको x इक्वल टू 0 से आगे लेके जाते हैं x इक्वल टू b तक, जहां तक इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। उसके बाद में x इक्वल टू b से x इक्वल टू 2b तक इसको खींच के लेके जाएंगे। फिर वापस इसको x इक्वल टू 0 पे लेके आएंगे। मतलब इस रोड को पहले इस x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से दूर ले जाया जाएगा, फिर इसको वापस x इक्वल टू 0 पे लाएंगे। तो इस रोड की इस जर्नी के दौरान यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इस लूप से पास हो रहा होगा वो कैसे कैसे चेंज हो रहा होगा, एक तो ये बताना है आपको। फिर उसका ग्राफ भी हमको ड्रॉ करना है। साथ में जब ये रोड मूव कर रही होगी तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। उसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि डिस्टेंस के साथ में वो किस तरीके से चेंज हुआ। तीसरी चीज हमको पूछी जा रही है कि जब हम इस रोड को मूव करेंगे तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा, रोड को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्थ चीज इसमें पूछी जा रही है कि कितनी इलेक्ट्रिकल पावर इसमें प्रोड्यूस होगी। तो चार चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तीसरा फोर्स जो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा इसको खींच के लेके जाने के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेके जाना है इसको, तो इसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्थ चीज क्या कैलकुलेट करनी है, पावर, कि कितनी इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ये चार चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, देखो वन बाय वन एक एक चीज पे आते हैं। चार ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। पहला जो ग्राफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के और डिस्टेंस के बीच में होगा। पहले इस रोड की जो पोजीशन है वो x इक्वल टू 0 रहेगी, तो ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट मान लो। फिर जैसे जैसे रोड आगे जा रही होगी तो ये x इक्वल टू b पे पहुंच जाएगी, फिर ये x इक्वल टू 2b पे पहुंचेगी, फिर ये वापस रिटर्न होगी तो x इक्वल टू 0 पे पहुंच जाएगी वापस, सॉरी x इक्वल टू b पे पहले और उसके बाद में x इक्वल टू 0 पे। इस तरीके से ये मूवमेंट होगा इसका। तो ये जो रोड का मोशन हो रहा है, पहले ये दूर जा रही है वहां पे फिर वापस आ रही है, तो इन पोजीशंस पे ये रहेगी और इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो रहा होगा उसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। सेकंड वाला ग्राफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रहेगा, तीसरा वाला ग्राफ फोर्स के लिए और फोर्थ इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। तो ये ग्राफ हमको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पहले की एक चीज पे आते हैं। देखो सबसे पहले मान लो कि ये रोड x इक्वल टू 0 पे है अभी और अब इसने चलना स्टार्ट किया है, तो कुछ टाइम बाद में ये मान लो यहाँ पे पहुंच गई, इस पोजीशन पे पहुंच गई, और ये जो पोजीशन है ये कोई x दूरी है यहाँ से, मतलब x डिस्टेंस के ऊपर ये पहुंच चुकी है। रोड की जो लेंथ है वो है मान लो l के बराबर। लेंथ ऑफ द रोड क्या है, l के बराबर है।
तो रोड जब यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचेगी तो ये जो एक छोटा सा लूप बनेगा, इस लूप का एरिया कितना होगा? इस लूप का एरिया ये होगा x इंटू एल के बराबर। भाई ये रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? x इंटू एल के बराबर। तो सिर्फ इतने इतने एरिया से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो बराबर होगा b डॉट ए, जिसका मतलब होता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। कैसे? ये वाला जो लूप बनेगा इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आप लिखोगे इसके लिए इतने इतने एरिया के लिए वो बराबर होगा b, एरिया को हम लिखेंगे x इंटू एल, यानी x इंटू एल, और जो cos 0 है वो कितना हो गया? 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पास है b इंटू एल इंटू एक्स, लिख देते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तब तक लगेगा जब तक इस रोड को मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा होगा, क्योंकि आगे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। तो रोड ऐसी जा रही है, तो जब तक ये यहां तक नहीं पहुंच जाती तब तक हम इस फॉर्मूले से इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि x की वैल्यू जब तक 0 से ज्यादा है और b से कम है, इस पॉइंट तक ये नहीं पहुंची है, तब तक हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे b और l तो कांस्टेंट है, फाई की जो वैल्यू है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो कोई भी दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। यानी कि x इक्वल टू 0 से लेके b तक जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरीके से। समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा x के बढ़ने के साथ साथ। तो ये मैंने बढ़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर जब ये x इक्वल टू b से आगे जाएगी रोड, तो इससे पास होने वाले जो इतने इतने एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन आपको तो पूरे लूप का एरिया लेना पड़ेगा। जैसे रोड मान लो यहाँ की बजाय यहाँ पे पहुंच गई, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो इतने इतने एरिया से तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो ही रहा है, बस इतने से नहीं हो रहा। तो आपको पूरे लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बताना है यहाँ पे, सिर्फ इतने एरिया का नहीं। रोड तो आगे जा ही रही है, कंटिन्यूअसली ऐसे जा रही है। तो यहां से यहां तक तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, इसके बाद में बढ़ना बंद हो गया, कांस्टेंट हो गया मतलब। तो यहां पे पहुंचने के बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो चुका होगा? तो b, l और x की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे? b के बराबर इतना हो गया, और उसके बाद में इंक्रीज होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और कब तक लगेगा? जब तक रोड यहां से आगे जाएगी और वापस घूम के नहीं आती। ठीक है, तब तक हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कितना मानेंगे? बी एल बी के बराबर। ये चीज समझ में आई क्या? देखो दोबारा समझो, रोड जब दूर जा रही है इस तरीके से तो मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहां तक बढ़ेगा ये। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो आगे तो इसको भाई कोई मैग्नेटिक फ्लक्स एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं, सिर्फ यहां तक ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसलिए हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से यहां तक बढ़ रहा है और उसके बाद में इंक्रीज होना बंद हो गया। मान लो रोड यहां पे है, तो इतने एरिया से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं होगा, सिर्फ इतने इतने एरिया से पास होगा, जो कि होगा बी एल बी के बराबर। तो आपको तो पूरे लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो देखना है। तो जितने एरिया से पास हो रहा है वो लिख देंगे, जितने से नहीं हो रहा उसको 0 मान लेंगे। आया समझ में ये? ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अपने पास आ गई, और ये वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि b कांस्टेंट, l कांस्टेंट, और ये जो b है ये भी एक डिस्टेंस है, तो ये भी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा जब रोड x इक्वल टू b से 2b तक जाएगी और 2b से वापस b तक आएगी, तब एक कांस्टेंट वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जो कि ये जो पोजीशन वाली एक्सिस है इसके पैरेलल होगा यहाँ तक। अब रोड मान लो वापस से x इक्वल टू b पे आ चुकी है, अब ये वापस x इक्वल टू 0 की तरफ जा रही है। तो जब ये जा रही होगी तो ये x की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। x अगर कम होगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होता जाएगा। तो ये कम होता होता जब ये x इक्वल टू 0 पे पहुंच जाएगी रोड, तो ये कम होता होता 0 हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होते हुए दिखाया ग्राफ में कि किस तरीके से वो चेंज हो रहा है इस रोड की जर्नी के दौरान। अब ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब ये जो फाइव की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट कर रखी है ये इसमें पुट करेंगे, तो इसको लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बी इंटू एल इंटू एक्स। अब एक चीज देखो यहाँ पे बी और एल तो कांस्टेंट है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, बी इंटू एल, और ये माइनस आगे लगा ही देते हैं यहाँ पे, और डी एक्स बाई डी टी को आप क्या लिख पाओगे कि बी और एल तो कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालिए तो क्या बचा एक्स, तो ये बन गया डी एक्स बाई डी टी जो कि वेलोसिटी ऑफ द रोड के बराबर होगा। जिस वेलोसिटी से इस रोड को हम मूव कर रहे हैं वो बराबर होगी डी एक्स बाई डी टी के, इसलिए इस डी एक्स बाई डी टी को हमने वी लिख दिया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी एल वी। ठीक है, माइनस बी एल वी आएगी। तो इसको भी ग्राफ में दिखा देते हैं कि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू बी तक जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो नेगेटिव में होगा और कितना होगा, माइनस बी एल वी के बराबर होगा। फिर x इक्वल टू बी पे रोड पहुंच गई, इसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा x इक्वल टू टू बी तक, और जब वापस आ रही होगी x इक्वल टू टू बी से वापस b तक तब भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है इस ड्यूरेशन में। तो इसका मतलब जो ईएमएफ हो क्या रहेगा, जीरो, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये वाला जो ग्राफ है ये एकदम जीरो वाली लाइन पे चलेगा, इस वाली लाइन पे। ठीक है, इसके बाद में अब रोड वापस घूम के आ रही है और यहां से अब उसको वापस x इक्वल टू 0 पे जाना है। तो जब रोड वापस आ रही होगी तो x की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अभी जो हमने dx बाई डी टी वी लिखा था, अब की बार उसको माइनस वी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो x इंक्रीज हो रहा था, अब x डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो उसको माइनस के सिंबल से बताएंगे। यहाँ पे जो dx बाई डी टी बनेगा कब, वापस आते टाइम पे, वो माइनस वी बनेगा, अब उसको माइनस वी लिखा जाएगा क्योंकि x में अब कमी आ रही है। तो माइनस वी लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस बी एल वी बन जाएगा। मतलब जो जब रोड वापस आ रही होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा प्लस बी एल वी। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला पोर्शन आपको ड्रॉ करना है, तो ये होगा प्लस बी एल वी के बराबर। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ बन गया अपना, आया समझ में ये। ठीक है, अब तीसरा जो इसमें चीज पूछी है वो फोर्स के बारे में ये पूछ रहा है कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए। तो पहले हम इंड्यूस करंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो कितना होगा, बी एल वी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना वहां पे, यहां से यहां तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, आगे तो होगा ही नहीं। तो यहां से यहां तक करंट इंड्यूस होगा सर्किट के अंदर, उसके बाद में नहीं होगा। तो वो जो इंड्यूस्ड करंट है उसको कैलकुलेट करना है, तो ई की जगह हम लिखेंगे बी एल वी डिवाइडेड बाई आर, ये लिख देंगे। आया समझ में, ठीक है। अच्छा जी, तो इंड्यूस्ड करंट हो गया बी एल वी डिवाइडेड बाई आर। अब जब रोड को ऐसे मूव किया जाएगा तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। अब उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन में वो करंट इंड्यूस होगा। तो रोड का मोशन इधर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करें, थंब को कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखें, तो मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो फर्स्ट फिंगर को आउटवर्ड कर लो। कंडक्टर का मोशन किधर हो रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर इधर हो रहा है। किधर हो रहा है मोशन ऑफ द कंडक्टर, इधर। तो हाथ को इस तरीके से घुमाना है कि जो थंब है वो कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में आ जाए। फर्स्ट फिंगर आउटवर्ड होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब होना चाहिए कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी, कौन सी डायरेक्शन में है ये, डाउनवर्ड। इसका मतलब इस रोड के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हम लेंगे डाउनवर्ड। इस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस होगा, फिर ये इधर से घूम के वापस आएगा। जैसे ही रोड को मूव किया जा रहा है इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। अब ये करंट कैरिंग वायर बन गया एक तरह से, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। करंट की ये वैल्यू पुट कर दो, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू एल इंटू बी
और थीटा कितना है यहाँ पे, तो करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो फोर्स आएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर, इतना फोर्स लगेगा। और ये फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अब क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर या करंट कैरिंग रोड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो राइट हैंड रूल जो होता है फ्लेमिंग का, वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने के लिए होता है, और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए होता है। जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो और मिडिल फिंगर को वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन में रखो, तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे जो करंट है वो डाउनवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन में आपने मिडिल फिंगर कर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर दिया। थंब किधर जा रहा है, इधर है ना, लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में इस रोड का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया क्या। अब ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लग रहा है, याद करो लेंज ने क्या बोला था, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा तो वो हमेशा उस रीजन का अपोजिशन करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के मोशन की वजह से इस रोड के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इसके मोशन का अपोजिशन करने के लिए जो करंट है वो इस तरीके से इंड्यूस होगा इस रोड के अंदर ताकि वो इसके मोशन का अपोजिशन करे, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो लेंज लॉ देखो यहाँ पे एक तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझा सकते हो। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इतना लगेगा। अब क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है फोर्स, इसलिए उस फोर्स को मैं यहाँ पे ग्राफ में अगर दिखाऊंगा तो उसको नेगेटिव वाली साइड में दिखाऊंगा, माइनस वाली साइड में, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है इसलिए तो फोर्स को दिखाया माइनस एक्स एक्सिस वाली साइड में या नीचे वाली साइड में, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना इसलिए। और कितना लग रहा है फोर्स, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर। ये फोर्स तब तक ही लगेगा जब तक रोड में करंट इंड्यूस हो रहा है। कब तक हो रहा है करंट इंड्यूस, एक्स इक्वल टू बी तक। उसके बाद में एक्स इक्वल टू बी या एक्स इक्वल टू बी, है ना, यहां तक। मतलब वापस से जब रोड एक्स इक्वल टू बी से टू बी तक जाएगी या टू बी से वापस बी तक आएगी तब तक तो कोई करंट इंड्यूस होगा ही नहीं। तो करंट इंड्यूस नहीं होगा तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो रहेगा, कब तक, जब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तब तक। और उसके बाद में जब रोड वापस जा रही होगी तो जैसे रोड इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फोर्स उधर लगा, जब रोड वापस आ रही होगी तो यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि इधर हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो उसको पॉजिटिव वाली साइड में दिखाएंगे, फोर्स इतना ही लगेगा, बस पॉजिटिव वाली साइड में लगेगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है इसलिए अब उसको दिखा दिया पॉजिटिव। फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही है, बस ये पॉजिटिव वाली साइड में दिखाना है अभी आपको। ये चीज समझ में आई क्या। मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ में भी यहां से यहां तक तो इधर लग रहा है फोर्स, इसके बाद में लगना बंद हो जाएगा क्योंकि इस रोड के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा ना इसलिए। और जब रोड वापस आ रही होगी एक्स इक्वल टू बी से एक्स इक्वल टू जीरो तक, तब वापस से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद में एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। एक चीज और कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं ऑलरेडी, बी एल वी अपॉन आर, ये पुट कर दो, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर, इसका स्क्वायर कर दिया इंटू आर। बताओ क्या आएगा, यह आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर होगा, एक आर कैंसिल होकर नीचे आर बचेगा। और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो नेगेटिव चीज हो सकती है ना वो वेलोसिटी हो सकती है, इधर जाने पे वेलोसिटी पॉजिटिव, इधर जाने पे वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया है यहाँ पे तो वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। बाकी मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द रोड, रेजिस्टेंस, ये सब पॉजिटिव वैल्यू ही होती है हमेशा, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा पावर का वो पॉजिटिव वाली साइड में ड्रॉ होगा,
और इलेक्ट्रिकल पावर कब तक प्रोड्यूस होगी, x इक्वल टू 0 से लेके b तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक, और उसके बाद में b से 2b तक और 2b से वापस b तक कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और जब ये रोड वापस से x इक्वल टू 0 की तरफ जाएगी तो वापस से इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगी और पहले जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही थी एग्जैक्टली उसी के बराबर होगी। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे तब तक ही प्रोड्यूस होगी जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, देख रहे हो, बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, घट रहा है, तभी इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, तभी रोड के ऊपर फोर्स लगेगा, तभी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगी। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटेलिक स्क्वायर लूप ABCD of size 15 centimeter and resistance 1 ohm is moved at a uniform velocity of v meter per second in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The field lines being normal to the plane of the paper. The loop is connected to an electrical network of resistors, each of resistance 2 ohm. Calculate the speed of the loop for which 2 milliampere current flows in the loop. ये बोल रहा है कि अपने पास एक स्क्वायर शेप का कोई ये लूप है, ये वाला जो लूप है इसका नाम है ABCD, इसकी ये बात कर रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, साथ में इससे एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कनेक्टेड है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड है जो कि यहाँ पे दिखा रखा है, और ये वाला जो सर्किट है इसमें हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, ये वाला जो सर्किट है ये देखा देखा लग रहा है, क्या क्या चीज है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या चीज है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात ये होती है कि इस ब्रिज के अंदर, इस सर्किट के अंदर अगर आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है तो ये जो मिडिल ब्रांच है इसमें करंट फ्लो नहीं होता। जैसे 2 और 2 का रेशियो 1 आएगा और इस 2 और 2 का रेशियो 1 आएगा, तो रेशियो अगर सेम आ रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अगर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो S पॉइंट है और जो Q पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, और इसको बैलेंस कंडीशन में माना जाता है। तो बैलेंस कंडीशन में S पॉइंट और Q पॉइंट इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल। और बैलेंस कब होगा ये, जब आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा, तब इसको बैलेंस कंडीशन में एज्यूम किया जाएगा। तो ये वाली जो मिडिल ब्रांच है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि S पॉइंट और Q पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे। और अगर इस मिडिल ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं होगा तो क्या इसका कोई यूज है क्या, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, तो आप इसको सर्किट से हटा भी सकते हो। ये बीच वाला जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसको क्या किया जा सकता है, सर्किट से रिमूव किया जा सकता है, इसको हटा देते हैं। ये लो जी, मैंने हटा दिया इसको। तो बाकी का जो सर्किट बचा है अब उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये वाला जो 2 ओम है और ये वाला जो 2 ओम है, देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। तो 2 + 2 कितना आएगा, 4 ओम आएगा। सीरीज में डायरेक्टली रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है R1 + R2 इस तरीके से। तो 2 + 2 क्या आया, 4। और इधर भी ये वाले दोनों रेजिस्टेंस एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है, तो ये भी सीरीज में है, तो 2 + 2 ये भी 4 आएगा। इस ब्रांच का ओवरऑल रेजिस्टेंस है 4 ओम, इस वाली ब्रांच का ओवरऑल रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये दोनों देखो P और R पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 1/RP इक्वल टू 1 इस वाली ब्रांच का है 4 ओम रेजिस्टेंस, दूसरी वाली ब्रांच का भी 4 है, ये आएगा सॉल्व करने पे 2/4 यानी कि 1/2। तो इससे RP की वैल्यू क्या आएगी, उल्टा करो इसका, RP इक्वल टू 2 ओम आएगा। तो इस वाले सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया अपने पास 2 ओम। इस रेक्टेंगुलर लूप का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 1 ओम। तो पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हुआ, जिसको हम R इक्विवेलेंट बोलेंगे, ये हुआ 1 + 2 यानी कि 3 ओम के बराबर। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 3 ओम है। अब ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस सर्किट को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कितनी स्पीड से खींचा जाए, कितनी स्पीड से हम मूव करें ताकि इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो कितना हो, 2 मिलीएम्पियर के बराबर हो। करंट कितना होना चाहिए, इधर लिख देते हैं, करंट होना चाहिए सर्किट में 2 मिलीएम्पियर के बराबर। तो इतना करंट प्रोड्यूस करने के लिए इस लूप को कितनी वेलोसिटी से खींच के लेके जाना पड़ेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझो। देखो यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर लूप दिखा रखा है,
इसमें ये 3 साइड दिखा रखी है, ए बी, बी सी और सी डी। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस का मतलब होता है बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है और इस लूप को आप इधर खींच के लेके जा रहे हो। तो देख के ये बताओ डायग्राम कि इस स्क्वायर लूप की कौन कौन सी साइड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए मूव करेंगी। ए बी, बी सी और सी डी, इनमें से कौन कौन सी साइड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएंगी? देख के बताओ। ये वाली जो साइड है ए बी और सी डी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट ही नहीं पाएंगी। रीजन, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? सी डी और ए बी, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा होगा एक तरह से, है ना, ऐसे मूव कर रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो काट ही नहीं पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये रोड ऐसे जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट नहीं पाएगी। लेकिन ये वाली जो रोड है, जब ये ऐसे मूव कर रही होगी, ये जो बीसी वाला पोर्शन है, जब ये मूव कर रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगा। इसका मतलब ये जो स्क्वायर शेप का लूप है, इसके सिर्फ बीसी ब्रांच के अंदर या बीसी साइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो ये तो वही वाला केस बन गया एक तरह से, जब हम रोड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है BLV। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए। जब भी किसी रोड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव किया जाता है तो उस रोड के दोनों सिरों के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या जो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला होगा BLV। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L मतलब लेंथ ऑफ द रोड और V का मतलब क्या है? वेलोसिटी। ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि इससे करंट कितना प्रोड्यूस होगा इस सर्किट के अंदर, तो उस करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेना है। क्यों? क्योंकि जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो पूरे सर्किट में फ्लो होगा, इधर से जाएगा ऐसे, फिर इधर डिवाइड होगा, फिर इधर से वापस ऐड होके वापस आएगा। इस तरीके से पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दो, तो इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? BLV डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। और आपको पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से इसको मूव किया जाए ताकि इतना करंट प्रोड्यूस हो जाए, मतलब आपको V पूछा जा रहा है, तो V इक्वल टू क्या लिख देंगे? I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई B इंटू L। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। करंट की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर। करंट कितना है? 2 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा। ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना है? सॉल्व किया था अभी, 3 ओम। ठीक है। डिवाइडेड बाई B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बता रखा है 2 टेस्ला के बराबर है। कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 2 टेस्ला के बराबर है। और लेंथ ऑफ द रोड ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में चेंज करके पुट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.02 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर होगा, जिसको हम 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये अपना आंसर है। मतलब इतनी स्पीड से इस लूप को हमको आगे की तरफ खींचना पड़ेगा ताकि इसमें 2 मिली एम्पियर का करंट सर्किट में इंड्यूस हो पाए। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। What is the voltage difference developed between the ends of the wings 25 meter long if the Earth's magnetic field at the location has a magnitude of 5 into 10 raised to power -4 Tesla and the dip angle is 30 डिग्री। ये बोल रहा है कि एक जेट प्लेन है जो कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। ट्रेवलिंग वेस्ट बोला इसने। तो ये मान लो ईस्ट है, इधर क्या होगा? वेस्ट। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इधर होगा साउथ और इधर होगा नॉर्थ। क्योंकि अगर हम ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े होते हैं तो हमारे पीछे क्या होगा? वेस्ट होगा और राइट हैंड साइड में हमेशा साउथ होगा। तो इधर साउथ है और इधर क्या है? इधर है नॉर्थ। तो इधर साउथ, इधर इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? उधर पीछे की तरफ होगा नॉर्थ। जो जेट प्लेन है वो इसमें मूव कर रहा है। यहाँ पे जो जेट प्लेन है वो मूव कर रहा है। और कौन सी डायरेक्शन में जेट प्लेन मूव कर रहा है? जेट प्लेन जा रहा है वेस्ट की तरफ। और ये उसके विंग्स हैं जिनकी टोटल लेंथ आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको इन विंग्स की लेंथ गिवन है, यहां से यहां तक की लेंथ है 25 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। ठीक है। फिर इसने बोला कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है 5 into 10 raised to power -4 टेस्ला।
और ये डिप एंगल दे रखा है 30 डिग्री। डिप एंगल क्या चीज होती है? तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? डिप एंगल बोलते हैं। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिप एंगल का मतलब है, देखो अपनी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये चीज आप याद रखो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता तो ये डिप एंगल 0 होता है यहाँ पे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे है, टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे ऊपर की तरफ है। तो अगर ऊपर की तरफ है तो हॉरिजॉन्टल से उसने कितना एंगल बना रखा है? 30 डिग्री एंगल बना रखा है। इसी को हम बोलते हैं डिप एंगल। डायग्राम से समझो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अलोंग नहीं है, साउथ से नॉर्थ की तरफ तो है लेकिन इस लाइन के अलोंग नहीं है। वो इससे सपोज करो किसी थीटा एंगल के ऊपर है, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो एंगल है उसी को हम बोलते हैं डिप एंगल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है 30 डिग्री। अब अगर मैं इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स कर लूं, समझने के लिए हम इसके कंपोनेंट्स कर रहे हैं, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस 30 डिग्री, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? बी साइन 30 डिग्री। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो गया, हॉरिजॉन्टल से किसी डेल्टा एंगल पे है। तो हमने क्या किया? इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कर लिए। एक तो हमने कंपोनेंट किया साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक किया हमने वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी कॉस 30 और वर्टिकल कंपोनेंट है बी साइन 30। ये बात समझ में आई क्या? अब इसको मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं। वर्टिकल कंपोनेंट किधर है? ऊपर की तरफ, तो इसको ऐसे दिखा दो, ये हर जगह पे ऊपर की तरफ ही होगा। तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट, बी वी लिख देते हैं इसको, छोटा सा वी मतलब वर्टिकल। और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके लिए एच का सिंबल लगा देते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किधर लेना है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो इनवर्ड का सिंबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। और ये जो एरो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे इस बोर्ड वाले प्लेन में, ये है वर्टिकल कंपोनेंट को बताने के लिए। ये वाला एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हमने दिखा रखा है। तो क्रॉस का मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एरो का मतलब क्या है यहाँ पे? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, अब जेट प्लेन को इमेजिन करो जाते हुए। जेट प्लेन इधर जा रहा है, तो जब ये इधर जा रहा होगा तो इसके जो विंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। जेट प्लेन ऐसे जा रहा है तो विंग्स तो ऐसे है ना इसके। तो जब ये विंग्स ऐसे जा रहे होंगे तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट को कट करेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को या वर्टिकल कंपोनेंट को? इमेजिन करो, जेट प्लेन ऐसे आगे जा रहा है, ये इसके विंग्स हैं। जब ये ऐसे मूव कर रहा होगा जेट प्लेन, तो इसके जो विंग्स हैं वो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का उसको कट करेंगे, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कट करेंगे? ये कट करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट को। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, उनको ये विंग्स ऐसे काटते हुए जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है ये उसके पैरेलल है विंग्स, तो ये उसको काट ही नहीं पाएंगे। आप इमेजिन करो यहाँ पे जहां जहां हमने क्रॉस बना रखे हैं वहां पे एक लाइन इमेजिन करो जो बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और जेट प्लेन जब ऐसे जा रहा होगा तो इसके जो विंग्स हैं, ये वाले विंग्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके पैरेलल होंगे, तो इसको काटे नहीं पाएंगे। ये काटेंगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को। ये चीज समझ में आई क्या? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे विंग्स के थ्रू कटेगा। तो यहाँ पे जो विंग्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, E इक्वल टू बी एल वी। लेकिन बी कौन सा लेना है यहाँ पे? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो लेना है वर्टिकल कंपोनेंट वाला। क्यों? क्योंकि उसी को ये विंग्स कट करते हुए जा रहे हैं। तो आप लिखोगे बी, एक छोटा सा वी लगा दिया यहाँ पे, जो ये शो कर रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लेना है आपको, इनटू एल इनटू वी। ठीक है, तो ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी साइन 30, ये लिख दो, इनटू लेंथ ऑफ द विंग्स, और v मतलब वेलोसिटी। यहाँ पे b कितना है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -4, साइन 30 क्या होता है? 1/2। लेंथ ऑफ द विंग्स दे रखी है 25 मीटर,
और v मतलब वेलोसिटी, देखो इसकी वेलोसिटी दे रखी है जेट प्लेन की 1800 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 1800 किलोमीटर पर आवर। इसको आप एक काम करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे चेंज करना है, 1800 इंटू 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि किलोमीटर को आप मीटर में लिखोगे 1000 मीटर, आवर को सेकंड में लिखोगे 3600 सेकंड, तो ये 1000 अपॉन 3600 का जो रेशियो है ये 5/18 आता है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 500 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू यहाँ पे v की पुट कर दो 500। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इससे आ जाएगा अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। आया समझ में? तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द विंग्स। क्लियर है एकदम? इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मेटलिक रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड विद वन एंड hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? देखो क्वेश्चन क्या है, इसने बोला कि एक मेटलिक रिंग है जिसके ऊपर एक रोड को हम रोटेट कर रहे हैं। सपोज करो ये कोई मेटलिक रिंग है, सर्कुलर मेटलिक रिंग, और इसके ऊपर एक रोड को रोटेट किया जा रहा है। ये जो रिंग है इसकी रेडियस 1 मीटर है और ये जो रोड है इसकी लेंथ भी 1 मीटर के बराबर है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रोड की एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड ये घूम रही है, ये ऐसे घूम रही होगी, तो इसकी एक्सिस ये है, तो इसके पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। इसके पैरेलल आप इनवर्ड मान सकते हो या आउटवर्ड मान सकते हो। सपोज करो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्रॉस का सिंबल यहाँ पे किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हमने कंसिडर किया है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको ऐसे घुमाया जा रहा है रोड को, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या चीज दे रखी है? फ्रीक्वेंसी 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोड दे रखी है कि इतनी फ्रीक्वेंसी से इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा आपको बताया इसने कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सिस के पैरेलल है वो 1 टेस्ला के बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 1 टेस्ला के इक्वल। यहाँ पे पूछा है ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड द मेटलिक रिंग। रिंग यहाँ पे देखो ये रिंग है और रोड का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो इस रिंग से कनेक्टेड है। तो इस रोड के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और रिंग के बीच में होगा, क्योंकि एक पॉइंट रोड का कहां पे है? सेंटर पे, और दूसरा रिंग के ऊपर है। तो चाहे रोड के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो, जब ये घूम रही होगी रोड किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही आप पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और रिंग के बीच में देखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि जब हम रोड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट करते हैं तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है BL² ओमेगा/2। अब क्योंकि ओमेगा आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, ना कि आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो आपको ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसका फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों में ये रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ओमेगा को आप रिप्लेस कर दो किससे? 2πf से। BL², ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? 2πf डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 उड़ा दो, और ये जो बाकी चीजें हैं ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये पुट करके सॉल्व कर दो। जैसे आपको B दे रखा है क्वेश्चन में 1 टेस्ला, आपको लेंथ ऑफ द रोड दे रखी है, कितना है? 1 मीटर। आपको पाई की वैल्यू पता ही है 3.14 इनटू फ्रीक्वेंसी आपको 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखी है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये 157 वोल्ट के आसपास आएगा। तो ये अपना आंसर होगा, मतलब सेंटर और इस रोड के दोनों सिरों के बीच में, मतलब आप बोल सकते हो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 157 वोल्ट के बराबर होगा।
चाहे सेंटर और रिंग के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या रोड के दोनों सिरों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या ईएमएफ पूछे, आंसर सेम ही है, आंसर होगा 157 वोल्ट। आया समझ में? ये फॉर्मूला एक ही है, कोई भी चीज रोटेट हो रही हो, चाहे वो डिस्क हो, साइकिल वाला टायर हो या रोड हो, सबके लिए फॉर्मूला सेम है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सर्कुलर कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर rotates at a speed of 20 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to the disk. A uniform magnetic field of 0.2 Tesla acts perpendicular to the disk. Calculate the potential difference developed between the axis of the disk and the rim. Second पूछा है what is the induced current if the resistance of the disk is 2 ohm. ये बोल रहा है कि एक मेटल डिस्क है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस डिस्क की आपको रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये मान लो डिस्क है, इसकी रेडियस मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एल है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इसके बाद में इसने बोला कि इसको 20 पाई रेडियन पर सेकेंड इतनी स्पीड से घुमाया जा रहा है। तो ये क्या चीज दे रखी है? ये है एंगुलर वेलोसिटी। देखो जब भी आपको ओमेगा गिवन होगा तो उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उसकी यूनिट होती है रोटेशन पर सेकंड या फिर रेवोल्यूशन पर सेकंड, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपको ओमेगा दे रखा है। फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सपोज करो इनवर्ट डायरेक्शन में मान लो इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितना है ये है 0.2 टेस्ला। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? 0.2 टेस्ला के बराबर है, जो कि इस डिस्क के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको पूछा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप होगा कहाँ पे? एक्सिस और रिम के बीच में। ये जो एक्सिस है और जो रिम है यानी सर्कमफेरेंस, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो डिस्क के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे E = BL² ओमेगा बाई 2। L मतलब यहाँ पे क्या होगा? रेडियस ऑफ द डिस्क, ये ध्यान रखना। L का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क। B की वैल्यू है 0.2 टेस्ला, L की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ओमेगा कितना दे रखा है? 20 पाई पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरी चीज आपको पूछी जा रही है यहाँ पे कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा यहाँ पे, अगर इस डिस्क का रेजिस्टेंस हो 2 ओम। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको क्या करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे जो भी आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको किससे डिवाइड करेंगे? रेजिस्टेंस से। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ये आएगा 20 पाई इंटू 10⁻³ वोल्ट, और इसको क्या करना है? आपको रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क से डिवाइड करना है जो कि 2 ओम के बराबर है, यानी कि आएगा 20 पाई इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आएगा? ये आएगा 10 पाई इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये है इंड्यूस्ड करंट। रेजिस्टेंस आपको दे रखा था इस डिस्क का 2 ओम के बराबर है, ये लिखा हुआ भी है इधर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया इसको। आसान है एकदम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया A is rotated at a constant angular speed omega in a uniform magnetic field B and connected to a resistor R. Deduce the expression for maximum EMF induced in the coil and power dissipation in the coil. हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और हमको ये फाइंड करना है कि उस कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और साथ में ये भी बताना है कि उस कॉइल के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस होगी, है ना। जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस हो रही है वो भी कैलकुलेट करनी है, साथ में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बताना है। सिचुएशन क्या है थोड़ा समझा देता हूं। मान लो कि ये कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसके परपेंडिकुलर हमने एक कॉइल को रखा हुआ है, और ये जो इसका वर्टिकल डायमीटर है इसके अराउंड इसको रोटेट किया जा रहा है किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी तो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा। एरिया वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये रोटेट हो रही होगी और ऐसे चली जाएगी इस पोजीशन पे, तो इसका एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में कुछ एंगल बन जाएगा, या और वो एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉइल घूम के इस पोजीशन पे आ गई और इस पोजीशन में जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा, और ये थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। जैसे अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर रखी हुई है तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब ये घूम के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। फिर ये ऐसे घूम के इस पोजीशन पे आ जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो आप समझ रहे हो थीटा बार बार चेंज हो रहा है, तो कॉइल के घूमने से थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और अगर थीटा चेंज होगा तो इस कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है n इंटू बी डॉट ए। किसी भी कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होगा n इंटू बी डॉट ए। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। डॉट को हटाओगे तो यहां पे क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाया जाता है तो कॉस थीटा आता है साथ में, तो एन बी ए कॉस थीटा आ गया। अब इसने बोला कि इस कॉइल को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो कि ये कॉइल घूमते घूमते कोई थीटा एंगल कवर करती है टी टाइम के अंदर, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को लिखा जाएगा थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा अपॉन टी को एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो थीटा लिखा है उसको इस रिलेशन से ओमेगा की टर्म्स में क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गई अपने पास में। अब आपको पूछा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इक्वेशन बन जाएगी ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। जो चीजें कांस्टेंट है उनको अलग कर लो, बाकी डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पे एन बी और ए ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, इनको मैंने अलग कर दिया, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का जो मल्टीपल है वो भी आपको आगे मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। टी का मल्टीपल क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो आंसर क्या आया, ई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये अपने पास में ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसने पूछा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये बताओ। तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, एन बी ए और ओमेगा, ये तो सारी चीजें कांस्टेंट है। जब साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको साइन फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा जो कि 1 होती है। तो आंसर क्या आएगा, एन बी ए ओमेगा। ये है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा होगा। तो ये पहला आंसर अपने पास आ गया, ठीक है। सेकंड चीज इसने पूछी है पावर डिसिपेशन इन द कॉइल। यहां पे आप एक चीज नोटिस करो कि जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, या जो ईएमएफ यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं टाइम के साथ में इसको प्लॉट करूं, टाइम के साथ में अगर मैं इसको शो करूं इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये साइन वेव फॉर्म होती है। तो एक साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब इस टाइप का जो ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यहाँ पे। और जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए पावर या करंट या वोल्टेज बताया जाता है तो उस टाइम पे हमेशा आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। अब ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये हम अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना याद रखो कि अगर आपको पावर डिसिपेशन इन द कॉइल पूछा जा रहा है कि पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक तरह से, तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे पावर की कौन सी वैल्यू बतानी है, आरएमएस वैल्यू। ये स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है
अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के लिए। पूरा डिटेल में हम इसको अगले चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि आरएमएस पावर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा पावर का, वी स्क्वायर अपॉन आर। बस यहाँ पे वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पुट करनी है आपको। अब ये क्या होती है आरएमएस वैल्यू? तो अगर आपको वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पता है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बार बार चेंज होता रहेगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, अगर ये आपको पता है तो आप आरएमएस वैल्यू इजीली बता सकते हो। उसका फॉर्मूला ये होता है, देखो, वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई √2। ये फॉर्मूला है इसका। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो भी है उसको √2 से डिवाइड कर दो, अपने पास क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे बस आपको इतना करना है आरएमएस पावर कैलकुलेट करने के लिए कि वी आरएमएस यानी कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पुट करनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता ही है, इसको क्या करना पड़ेगा, √2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे NBA ओमेगा डिवाइडेड बाई √2 और इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई R। तो पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा N स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 बन जाएगा स्क्वायर होने से, इंटू R। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। आया समझ में, क्लियर एकदम? ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करंट इन ए सर्किट फॉल्स स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 10 मिलीसेकंड। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। करंट इन ए सर्किट फॉल्स स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर, यानी कि शुरुआत में करंट कितना है 2 एम्पियर और बाद में कितना हो जाएगा 0 एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद में इसमें टाइम कितना लगेगा, तो एक स्मॉल टाइम लग रहा है जिसको मैं dt लिख रहा हूं, जो कि 10 मिली सेकेंड के बराबर है। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ, जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है वो कितना है 200 वोल्ट के बराबर है। ठीक है जी, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू -L di/dt। ये di का मतलब क्या है, यहाँ पे di का मतलब है चेंज इन करंट। di का मतलब क्या है, चेंज इन करंट। तो इसको लिखेंगे -L और चेंज इन करंट है I2 -I1 डिवाइडेड बाई dt। क्या पूछा इसने, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है सर्किट का। तो L की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से। L इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बोलो, L इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू dt डिवाइडेड बाई I2 -I1। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देते हैं। देखो E की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट है। ठीक है, dt कितना है 10 मिली सेकेंड, मिली मतलब 10 की पावर -3 लिखेंगे इसको। I2 कितना है 0 एम्पियर, I1 कितना है 2 एम्पियर। सॉल्व कर लो इसको। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल सॉल्व करने पे ये 1 हेनरी के बराबर आएगा। मतलब जो सर्किट है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 1 हेनरी के बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ठीक, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 0.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। Calculate the voltage induced across its ends if the current in the solenoid is changed from 1 ampere to 2 ampere in 0.1 second। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में पहले वो लिख लो। इसने बोला कि एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर है। लेंथ कितनी है 0.5 मीटर के बराबर है और इसमें टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखे हैं 10, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू दे रखी है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इसको पर मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करोगे, 10 टर्न्स, इसको सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो 10 की पावर -2 मीटर लिखना पड़ेगा। तो ये स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पे, ये 10 की पावर -2 पर जाएगा तो 10 की पावर 3 टर्न्स पर मीटर। ये अपना n आ गया। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है ये। फिर इसने बोला इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज करो। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा।
और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 1 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। जो सोलेनोइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। कैलकुलेट द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड्स इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज चेंज्ड फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर। पहले करंट कितना है 1 एम्पियर और बाद में करंट कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक ही फॉर्मूला होता है E = -L di/dt, लेकिन इसमें L की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो L का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ पे। किसी भी सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है μ0 n² A/L इंटू di/dt लिख देंगे। समझ में आया क्या? ये L का फॉर्मूला है। L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जो कि होता है μ0 n² A डिवाइडेड बाई L। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है क्या, चेक करो। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे, हमको दे रखा है स्मॉल n जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल n लिखा हुआ ना, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये होता है n/L। तो आप एक काम करो, ये जो कैपिटल N है इसको आप यहां से रिप्लेस कर दो n इंटू L से, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा E = -μ0 n की जगह मुझे क्या लिखना है स्मॉल n इंटू L स्क्वायर इंटू A डिवाइडेड बाई L इंटू di/dt। अब देखो ऊपर एक L स्क्वायर और नीचे एक L, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला बना जिसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे लास्ट में वो ये बनेगा μ0 n² L A इंटू di/dt। अब di का मतलब आप जानते ही हो चेंज इन करंट, इसको भी मैं चलो पूरा डिटेल में लिख देता हूं। di का मतलब है I2 - I1 यानी कि चेंज इन करंट डिवाइडेड बाई dt। अब देखो सारी वैल्यूज गिवन है, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। माइनस μ0 कितना है, μ0 की वैल्यू आपको याद ही रखनी है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। n की वैल्यू हमको गिवन है 10 टू पावर 3 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड आपको दे रखी है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर लिख दो। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 की पावर -4 और I2 - I1 करोगे तो 2 - 1 करना है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा dt। dt कितना है, टाइम इंटरवल दे रखा है ना 0.1 सेकेंड, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास में फाइनली आंसर निकल के आ जाएगी कि कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, तो ये आएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -4 आएगा, 10 की पावर -4 वोल्ट। ये आपका आंसर है, ठीक है। आया समझ में? The current flowing through an inductor of self-inductance L is continuously increasing. Plot a graph showing the variation of magnetic flux versus the current. Second है induced EMF versus di/dt. Third है magnetic potential energy stored versus current. ये तीन आपको ग्राफ बनाने हैं। इसमें किस किस के बीच का ग्राफ है, इसने बोला कि एक इंडक्टर है, इस टाइप से कोई इंडक्टर है जिसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस है मान लो L, और इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया जा रहा है। करंट को हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहला जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच का ग्राफ है। तो पहले तो ये देखो ग्राफ बनाने से पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, किसी भी इंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच का रिलेशन होता है phi = L × I। phi मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस और I मतलब करंट। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बताओ L यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसका मतलब phi और I क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी कोई तो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होता है। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ये फर्स्ट ग्राफ है आपका, ठीक है, पहला आंसर आ गया। दूसरा वाला ग्राफ देखो, सेकंड जो ग्राफ ये बोल रहा है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस di/dt, यानी कि di/dt और इंड्यूस्ड ईएमएफ E, इनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये कैसा बनेगा, तो इनमें रिलेशन देखो क्या होता है। हमको पता है कि E क्या होता है, E = -L di/dt। याद आया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ
और करंट, इनमें ये रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगेन आप देखो E और डी आई बाई डी टी क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक माइनस का सिंबल लगा हुआ आगे, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये नीचे की तरफ बनेगा ऐसे। अगर ये माइनस का सिंबल नहीं होता तो मैं ग्राफ को इन दोनों के बीच में यहाँ पे ड्रॉ करता, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगने से क्या होगा, जो ग्राफ है उसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वो नीचे की तरफ बनेगा यहाँ पे। तो ये वाला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है सेकंड केस में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस सिंबल की वजह से इस ग्राफ को नीचे की तरफ ड्रॉ करना पड़ा, ठीक। तीसरा जो ग्राफ है वो आपको पूछा जा रहा है, किसके बीच का है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट। कोई भी इंडक्टर जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है और जो करंट है उनके बीच का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। कोई भी इंडक्टर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब बताओ U और I इन दोनों में क्या रिलेशन है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगर I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लेकिन तेजी से इंक्रीज होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ तो रही है करंट के साथ में, लेकिन तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं इसको, ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है फिर, ठीक है। तीनों ग्राफ समझ में आए क्या, बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? दूसरी वाली जो कॉइल या सोलेनोइड है उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है जी। ये दो कॉइल्स की बात कर रहे हैं, दो एडजेसेंट कॉइल्स मतलब बिल्कुल पास पास रखी हुई है, और उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1.5 हेनरी के बराबर है। कितना है, 1.5 हेनरी के बराबर है। करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, यानी कि मान लो पहले वाली कॉइल में करंट है वो चेंज हो रहा है, तो कितने से कितना चेंज हुआ करंट, तो पहले 0 था और बाद में कितना हो गया, पहले मान लो I1 था, पहले वाली जो कॉइल है उसमें करंट I1 एज्यूम कर रहे हैं, तो पहले I1 करंट कितना था 0, और बाद में I1 डैश हो गया, कितना हो गया वो 20 एम्पियर के बराबर हो गया। और टाइम कितना लगा उसमें, इसको dt बोल देते हैं, 0.5 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये बोल रहा है कि जो फ्लक्स चेंज हुआ वो कितना हुआ, फ्लक्स में चेंज कितना आया यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज आता है वो करंट के साथ में किस तरीके से रिलेट होगा। हमको पता है कि जो सेकेंडरी कॉइल होती है या जो दूसरी वाली कॉइल या सोलेनोइड होती है उसमें जो फ्लक्स चेंज होता है या उससे जो फ्लक्स पास होता है उसका फॉर्मूला होता है phi2 इक्वल्स टू MI1। ये हमने पढ़ा था कि अगर दो कॉइल्स या सोलेनोइड बिल्कुल पास पास रखी हुई हैं और पहली कॉइल में या सोलेनोइड में आप I1 करंट पास करते हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और सेकेंडरी जो कॉइल होगी या दूसरी वाली जो कॉइल होगी उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो phi2 बराबर होगा M इंटू I1 के। तो ये वाली चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। phi2 इक्वल टू क्या होता है, MI1। जब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था तब ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। phi2 I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बीच में से हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको यही करना है कि देखो phi2 यहाँ पे I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी हम दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो चेंज कैलकुलेट करते हैं। जैसे मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर होगा M, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बराबर होगा डेल्टा I1 के। डेल्टा I1 का मतलब है I1 में चेंज इन वैल्यू, मतलब I1 की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे dt का कोई रोल नहीं है, वैसे dt का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली M की वैल्यू पुट कर दो पहले तो 1.5, और डेल्टा I का मतलब है फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट हो गया है 20 एम्पियर, इनिशियल करंट है 0, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा 30, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। वेबर में इसको मेजर करते हैं, तो ये फाइनल आंसर है। dt आपको वैसे ही दे रखा है, एक्स्ट्रा डेटा है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। क्या बताना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आंसर क्या होगा इसका 30 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स C1 एंड C2 ऑफ रेडियस R1 एंड R2
R1 इज लेस देन R2, डायग्राम में दिखा भी रखा है, R1 की वैल्यू कम है, R2 ज्यादा है। रेस्पेक्टिवली आर केप्ट कोएक्सियली, इनको इस तरीके से रखा हुआ है कि इनकी एक्सिस सेम है। एक्सिस मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये सर्कुलर कॉइल्स है और इनकी एक्सिस होगी ये वाली लाइन। तो ये वाली जो लाइन है ये इनके लिए कॉमन है, मतलब ये कोएक्सियल है। इफ करंट इज पास थ्रू C2 देन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। तो आपको इन दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी आपको फाइंड करना हो तो मैंने आपको बताया था क्या तरीका होता है, हम दो कॉइल्स को या दो सोलेनोइड्स को पास पास रखते हैं, एक कॉइल या सोलेनोइड में हम करंट फ्लो करते हैं, उससे दूसरी से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर फ्लक्स को डिवाइड कर देते हैं करंट से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स और सोलेनोइड्स। तो यहाँ पे आपको दो कॉइल दिखा रखी है, यहाँ पे ये वाली जो कॉइल है बड़ी वाली कॉइल, इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटी वाली कॉइल के सेंटर से पास हो रहा होगा और इससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी पास होगा। तो इस बार आपको जो फॉर्मूला यूज करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, अभी तक तो हम यूज कर रहे थे M इक्वल टू φ2 अपॉन I1, अब थोड़ा उस फॉर्मूले का जो नाम है वो चेंज करेंगे, आंसर वही आएगा। देखो जैसे φ अपॉन I लिखते हैं हम लोग, I क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट। यहाँ पे प्राइमरी किसको मानोगे, सेकंड वाली कॉइल को, तो इसमें जो करंट है उसको मैंने I2 लिख दिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा लेते हैं, जो सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा होता है, यहाँ पे सेकेंडरी किसको मानेंगे, फर्स्ट वाली कॉइल को। तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और उसको आप I2 से डिवाइड कर दो, मतलब φ1 कैलकुलेट करो, उसको I1 से डिवाइड कर दो, इससे अपने पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब कैसे यूज करना है इसको, तो इसके लिए यहाँ पे हमने सेकंड वाली जो कॉइल है उसमें करंट एज्यूम कर रखा है I2। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे वो कितना होगा, तो कोई भी कॉइल हो जब आप उसमें करंट फ्लो करते हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R, R मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल। यहाँ पे सेकंड वाली जो सोलेनोइड है, सॉरी सेकंड वाली जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को लिखूंगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 डिवाइडेड बाई 2R2। ये सारी चीजें हमने सेकंड वाली कॉइल के लिए लिखी है। 2 का सिंबल किसके लिए, सेकंड वाली कॉइल के लिए। तो म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2R2, ये इस दूसरी वाली कॉइल के सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, चेक कर लो। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या दिखा रखी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे तो हम आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाली जो छोटी वाली कॉइल है इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इस बड़ी वाली कॉइल की वजह से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लो कि इस छोटी वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, बड़ी वाली कॉइल में हमने N2 एज्यूम किए हैं और बड़ी वाली कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसको हमने लिखा है म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2R2। अब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से छोटी वाली कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए मैं φ1 ये सिंबल यूज करूंगा क्योंकि छोटी वाली कॉइल से यानी कि फर्स्ट कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है N इंटू बी डॉट ए। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो पहले वाली जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो उसको मिल रहा है वो है B2, तो N1 B2, और छोटी वाली कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए छोटी वाली कॉइल का एरिया आएगा यहाँ पे A1, ये लिखा जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। जब भी आप ये डॉट का सिंबल हटाते हो तो आपको पता है इसकी जगह क्या आएगा, डॉट का सिंबल हटाते हो तो ये आएगा cos थीटा। तो इसको लिखते हैं N1, B2 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे म्यू नॉट N2 I2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2R2 इनटू क्या आएगा एरिया छोटी वाली कॉइल का पाई R1 स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है उसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर लिखेंगे छोटी वाली कॉइल के लिए इनटू cos थीटा, और थीटा कितना होगा, तो आप खुद देखो कि ये जो छोटी वाली कॉइल है इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड माना जाता है। और ये जो बड़ी वाली कॉइल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वो भी आउटवर्ड आएगा। करंट की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, तो छोटी कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड है और इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो भी आउटवर्ड है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो φ1 की वैल्यू अपने पास आ गई म्यू नॉट N1
एन टू पाई आर वन स्क्वायर आई टू डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2r2। cos 0 तो 1 हो गया यहाँ पे। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, phi1 को i2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये phi1 है, इसको i2 से डिवाइड करो तो ये i2 वाली टर्म हट जाएगी और बाकी जो बचा वही अपना आंसर है, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2r2। यही है अपना फाइनल आंसर। तो कोई भी कॉइल्स दे रखी हो, कोई भी सोलेनोइड्स आपको दे रखी हो, दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों कॉइल्स को किसी आयरन की रोड के ऊपर लपेट देते तो उस कंडीशन में म्यू नॉट की जगह म्यू लिखना पड़ता, यानी कि उस आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते। म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब तक आपने कॉइल्स के अंदर कोई मीडियम नहीं रखा है तब तक म्यू नॉट आएगा, लेकिन अगर आप कोई मीडियम रखोगे तब क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको म्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यू आएगा, मतलब मीडियम के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। n1 n2 मतलब दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। r1 मतलब रेडियस ऑफ द फर्स्ट कॉइल, उसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। और r2 मतलब सेकंड कॉइल की रेडियस, मतलब उसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। अगर आपने मीडियम रखा ना इन दोनों कॉइल्स के अंदर, जैसे एक आयरन की रोड है उसके ऊपर पहले फर्स्ट वाली कॉइल को लपेट दो, उसके बाद में इसी के ऊपर दूसरी वाली कॉइल को लपेट दो, तो फिर इनके अंदर एक मीडियम आ जाएगा। और मीडियम आने से क्या होगा, ये जो म्यू नॉट है इसकी जगह आपको म्यू लिखना पड़ेगा। तो अगर मीडियम रखते हो ना तो म्यू नॉट की जगह म्यू लिखना पड़ेगा। तो मैं उस फॉर्मूले को भी लिख देता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला है फॉर ए मीडियम इनसाइड द कॉइल्स, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर म्यू n1 n2 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2r2। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर होगा। आया समझ में। अगर मीडियम नहीं है तब तो म्यू नॉट आएगा फॉर्मूले के अंदर, और अगर मीडियम रखा हुआ है कॉइल्स के अंदर कोई भी आयरन स्टील ऐसा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा हुआ है तो उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है म्यू नॉट की जगह। ठीक है।